नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिया दिवाली तोहफा। 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को किया पूरा। रोजगार मेले का किया शुभारंभ। चीन की तानाशाही का एक और नमूना आया सामने। चीन की सीपीसी मीटिंग में हुआ बड़ा ड्रामा। शी जिनपिंग ने पूर्व राष्ट्रपति को बेइज्जत कर निकाला बाहर, वीडियो वायरल। बंगाल में टीईटी भर्ती को लेकर मच रहा बवाल। ममता सरकार चुप, हो रहा विरोध प्रदर्शन। धारा 144 के आदेश के खिलाफ छात्र पहुंचे कलकत्ता हाईकोर्ट, याचिका दायर। फ्री रेवड़ियों पर मचा घमासान। चुनाव आयोग ने सभी दलों से मांगी थी राय। 7 दलों ने ही भेजा जवाब, बाकी सब रहे गायब। केजरीवाल सरकार की लापरवाही आई सामने। 3 साल की देरी के बाद सौंपी लोकायुक्त की रिपोर्ट। दिल्ली एलजी ने पत्र लिखकर लगाई तगड़ी चेतावनी। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की देश के युवाओं को बड़ी सौगात की। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिवाली की बड़ी सौगात दे दी। पीएम ने आज रोजगार मेला की शुरुआत कर दी। इसके तहत 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया, क्योंकि पीएम ने इसी जून में दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था। ये नौकरी 38 मंत्रालयों और विभागों में दी जाएगी। राजीव जी, कितनी बड़ी सौगात है ये युवाओं के लिए? देखिए, ये रोजगार की बात जो चल रही थी, जो विपक्षी पार्टियां हमेशा से 2014 के बाद मोदी सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार रोजगार पर अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों में बेसिकली कांग्रेस की बात अगर करें तो रोजगार के लिए जो सरकारी नौकरी की बात थी, उसकी अपॉर्चुनिटी पैदा करने में किसी भी सरकार को वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल तक यूपीए की सरकार में जो ध्वस्त कर दिया गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, हर सेक्टर में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था। तो ऐसे में कोई सरकार आए, और सरकार ने जो मोदी ने पहले भी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए थे उस समय भी रोजगार का वादा किया था। सरकार में आने के बाद भी रोजगार के लिए कि युवाओं को रोजगार 2 तरह के दिए जाएंगे, एक सरकारी नौकरियों में, तो दूसरे स्तर पर प्राइवेट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो अवसर पैदा किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के साथ कारपोरेट सेक्टर में, उस अवसर का फायदा भी युवाओं को मिलेगा। और इसीलिए जब अपॉर्चुनिटी पैदा करने में 6, 7, 8 साल के मेहनत की बात है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि यहां तक पहुंचने के लिए समय लगता है। 7-8 साल तक सरकार लगातार इस फ्रंट पे काम करती रही और वो अब रंग लाने लगा है, जैसा कि रोजगार मेला में देखने को मिला। 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया और 10 लाख नौकरी जनरेट करने और लोगों को देने की बात कही गई है। यानी ये सिर्फ सरकारी सेक्टर में होंगे, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है, और हर स्टेट अब इस मामले में आगे बढ़ कर योगदान दे रहा है कि उन राज्यों में इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर दूसरे देशों के इन्वेस्टर आएं और वहां पर कंपनियां लगाएं, कारपोरेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार के लिए अवसर पैदा करें। तो ये मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है और इसका अब कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। हालांकि ऐसे विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, वो इसको भी मजाक बना रही है कि जिस तरीके से रोजगार की चर्चा की जा रही थी, वो रोजगार है जो देने में मोदी सरकार विफल रही है। लेकिन लोग तो देख रहे हैं जब 75,000 का आंकड़ा 10 लाख का आंकड़ा देखने वाले हैं, तो ये कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के उन आरोपों के ऊपर तमाचा है। जी बिल्कुल राजीव जी, एक तरफ पीएम मोदी ने दिवाली पर हर किसी को सौगातें देने का सिलसिला जारी रखा है, तो वहीं चीन में तानाशाही की एक और तस्वीर देखने को मिली। कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की मीटिंग में जिनपिंग की ताजपोशी की सभा से शी जिनपिंग के इशारों पर देश के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। हू जिनताओ को जब निकाला गया उस समय चीन के ग्रेट हॉल में समापन समारोह चल रहा था। इस
घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। साथ ही पीएम की भी उन्होंने छुट्टी कर दी है। राजीव जी, चीन की इस हरकत के पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, चीन में जो हो रहा है इसके स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। अब एक कम्युनिस्ट स्टेट डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, जैसा शी जिनपिंग के व्यवहार से दिखाई पड़ रहा है। तो इसके बाद चीन में दूसरे स्तर के जो नेता हैं शी जिनपिंग के अलावा, तो उन लोगों ने लगभग ये तय किया था कि शी जिनपिंग के इस अभियान को रोका जा सकता है और उसे रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। उसी में पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ भी थे, प्रधानमंत्री ली केक्यांग भी थे। इन दोनों ने भी कई दूसरे कम्युनिस्ट नेताओं के साथ बात की और इस पे एक प्रस्ताव लाने की सोचा कि किसी तरीके से शी जिनपिंग को, जो लगातार ये तीसरी बार ताजपोशी होगी, फिर चौथी बार ताजपोशी होगी, यानी कि ये पूरे संविधान को बदलकर ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि जब तक शी जिनपिंग रहेंगे तब तक वो चाइना के राष्ट्रपति रहेंगे। तो इसका विरोध चीन के अंदर हो रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इस बात के लिए तकरार चल रही थी, दो गुट बने हुए थे। अब जब कांग्रेस की बैठक थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 20वीं कांग्रेस की बैठक थी, इसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए और उसमें शी जिनपिंग ने कोशिश की कि उनके जो विरोधी हैं वो सबको धीरे धीरे कमिटियों से बाहर रखा जाए, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी से बाहर रखा जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, उस कमेटी में जहां पर केवल 7 ही सदस्य हैं। ऐसे में उस कमेटी से उन लोगों को पहले हटाया जाए जो उनके विरोधी हैं। उसमें से 4 लोगों को हटा दिया गया और 4 लोगों में प्रधानमंत्री ली केक्यांग भी थे। दूसरे तरफ हु जिनताओ भी विरोध कर रहे थे, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, और उन्हें, इन लोगों को क्या किया गया कि जो वहां की सेंट्रल कमेटी है, जिसमें से 200 से ज़्यादा मेंबर, 205 के करीब रहते हैं, वो भी डिसीजन लेने वाली संस्थान है और सेंट्रल कमेटी से ही आगे स्टैंडिंग कमेटी में और दूसरी कमेटियों में ये लोग जाते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसे में वहाँ से भी इन लोगों का पत्ता साफ किया गया। हु जिनताओ इसी बात का विरोध कर रहे थे और वो जो बैठक चल रही थी उस समारोह के अंदर वो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं से इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि क्या शी जिनपिंग को, जो ये डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। अब ये बात जो वो कर रहे थे कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ, वो जानकारी शी जिनपिंग को मिल गई। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पूर्व राष्ट्रपति को घसीट कर मीटिंग से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। उसका कुछ लोगों ने विरोध किया। जब विरोध किया गया तो उस समय भी 2 गुट देखने को मिले कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, हॉल के अंदर, जहां पर 2000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। करीब करीब माना जा रहा है कि 2296 लोग उस मीटिंग में थे। और उस मीटिंग में दूसरा जो पार्टी था, दूसरे जो गुट थे, उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी शी जिनपिंग की तरफ से इशारा हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही करने दो, यानी कि हु जिनताओ की घोर बेइज्जती करके उसे घसीट कर बाहर ले जाया गया। तो ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब बिल्कुल बिखर गई है, 2 गुटों में बट गई है और इनका जो आगे का प्लान है वो शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह करने वाला है, जिससे चीन में अब एक अराजक स्थिति पैदा होने वाली है। जी राजीव जी, एक तरफ चीन ने अपनी बदतमीजी की मिसाल पूरी दुनिया के सामने पेश की है, तो वहीं ममता सरकार भी ऐसे ही कुशासन को पेश कर रही हैं। बंगाल में लगातार टीईटी के छात्र ममता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन इलाके में धारा 144 लगाने के आदेश के खिलाफ छात्रों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर लिया और याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। लेकिन ममता सरकार लाठी चार्ज में व्यस्त है। राजीव जी, ममता बनर्जी क्यों नौकरी नहीं दे रही हैं, बल्कि उनकी जो पुलिस है वो तो मार पिटाई पे लाठी चार्ज पे उतर आई है? देखिए, वो नौकरी क्या देगी, पहले तो दूसरे लोगों की, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, उन लोगों की नौकरियां उन्होंने हड़प ली। एसएससी का 1000 करोड़ का लगभग घोटाला है ये, जिसमें 5 चटर्जी जेल के अंदर है। अब लोगों में और छात्रों के बीच ये मैसेज गया है कि ममता बनर्जी की सरकार उनको नौकरी नहीं देने वाली है। अगर जेन्युइन तरीके से एग्जाम होते हैं, जो टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये शिक्षकों के लिए ही है और शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है हाल फिलहाल में। ये सबसे ज़्यादा चर्चित घोटाला पूरे देश में रहा।
जिसमें छात्रों का जो नौकरी लेने वाले थे उनका भविष्य दांव पर लगा दिया गया। तो ममता बनर्जी के जो ये घोटाले थे उसका संदेश लोगों के पास गया और वो लोग लग रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि अब टीईटी पास कर चुके हैं तो आज न कल नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो नाउम्मीद हो गए हैं। अब ये अंतिम प्रहार है। एक तरह से सरकारी एजेंसियां घोटाले की जांच कर रही है, इनके ऊपर बड़े कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं। अभी तक लगभग 39 मंत्री और नेता जो टीएमसी के हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। लेकिन लोगों को जब ये पता लग गया है और जब ये अंतिम प्रहार के तौर पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। छात्र, युवा वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है डेमोक्रेसी को बचाने में, उसे लग गया है कि ममता बनर्जी इस लोकतंत्र की हत्यारी है, ये हत्या कर रही है और इनके सारे नेता और गुंडा सरकार चला रहे हैं। ये उन लोगों को न जॉब देंगी और न ही बेहतर विकल्प देंगी। तो ऐसे में अब ये सड़क पर उतरे। हाई कोर्ट का सहारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी तक 7 से 8 मामले ऐसे हैं जिसकी सीबीआई जांच हाई कोर्ट के माध्यम से हुआ है। ईडी और सीबीआई की जो नकेल कस रही है ममता बनर्जी पर, उसमें हाई कोर्ट की बड़ी भूमिका रही है। हाई कोर्ट के ऊपर इसलिए ममता बनर्जी बार बार हमला करती हैं। तो ऐसे में अब युवा सड़क पर है, ममता बनर्जी के खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी चल रही है। अब ममता बनर्जी को चाहिए कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे और सरकार से बाहर आ जाए, क्योंकि इन्होंने जो बंगाल का हाल पैदा किया है उससे अब युवा लोग बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब वो सड़क पर इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं जिसमें ममता सरकार की कृषि हिल जाएगी। जी बिल्कुल राजीव जी, ममता बनर्जी बंगाल को अपने इशारों पर चला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी कुछ राजनीतिक दल अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश रंग नहीं लाई। राजनीतिक पार्टियों को फ्रीबीज यानी मुफ्त की सौगातें बांटने के मामले पर चुनाव आयोग को अपनी राय देनी थी, लेकिन केवल कुछ ही पार्टियों ने इस पर अपनी राय चुनाव आयोग को दी। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से इस पर उनकी राय मांगी थी। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक दलों से मसले पर राय तलब की थी, लेकिन कुछ ही लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। राजीव जी, क्यों सिर्फ 7 दल ही आगे आए? जब फ्रीबीज की बात होती है तो सारे दल सामने आ जाते हैं। देखिए, इन लोगों को फ्री की रेवड़ियां बांट के वोट लेने का पूरा मूड बना हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उस पर सुनवाई चल रही है अभी भी, उसके बाद चुनाव आयोग ने जारी किया था नोटिफिकेशन और उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे बात की थी कि भाई अगर आपको कोई योजना के बारे में देना है, किस जनता को सौगात देनी है, तो उसके बारे में बताएंगे कि ये रिसोर्सेस लाएंगे कहाँ से। एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही थी। अभी तो राय की बात हो रही है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया और नोटिफिकेशन जारी किया, इसके लिए फॉर्म दिए, तो उस समय किन पार्टियों ने इसका विरोध किया था। जिस तरीके से कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियों ने हंगामा खड़ा किया था कि चुनाव आयोग डिक्टेटर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही है। एक बात है, ये कितना कंट्राडिक्शन है इन लोगों के बीच। अभी सबसे ज़्यादा स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 18 स्टेट में सरकार चला रही है, केंद्र में सरकार है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी फ्रीबीज के लिए यानी कि रेवड़ी देने के लिए, सौगात देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घोषणाएं करनी पड़ेगी सरकार बचाए रखने के लिए, आगे के चुनाव जीतने के लिए। तो सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा को होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि इन लोगों को मुफ्त के वादे करने की आदत हो गई है। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि किसी सरकार में बनाने के लिए किसी स्टेट में भी हमें जरूरी है कि बड़े बड़े सपने दिखाओ, वादे करो, देने की घोषणाएं करो। और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी भी उसी रास्ते पे चल दिए हैं, अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे। जैसा कि कुछ दिनों में जैसा देखा जाए, पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। अभी एक जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर डे बिजली सब्सिडी से 50 करोड़ रुपए का बोझ पंजाब की सरकार पर चल रहा है। इस बीच न्यू पेंशन स्कीम के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात, फिर से कई और घोषणाएं जो की गई है इस बीच मुफ्त में देने के लिए। बजट कहां से लाओगे?
3 लाख करोड़ का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हो, उसके बाद स्थितियां क्या होगी, इसी पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। अब ये लोग सलाह दे न दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आएगा, चुनाव आयोग फैसला लेगा, और फिर ये जो रेबड़ी कल्चर के आधार पर सरकार बनाने वाली पार्टियां हैं, उसके खेल खत्म होने वाला है। जी राजीव जी, फ्री के चुनावी वादों में सभी दल आगे रहते हैं, लेकिन राय रखने में कन्नी काटते नजर आए, जिसमें केजरीवाल को सबसे ज्यादा दिक्कत है। केजरीवाल की एक दिक्कत और बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार की तरफ से लोकायुक्त की रिपोर्ट 3 साल की देरी के बाद दी गई है, जिससे दिल्ली एलजी भड़क गए और केजरीवाल को पत्र लिखकर लताड़ लगाई और कहा कि जनविश्वास का संरक्षक होने के नाते केजरीवाल को उचित सतर्कता दिखानी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह के विलंब के मुद्दों को उनके संज्ञान में लाया गया था। ये भी केजरीवाल को याद दिलाया गया। राजीव जी, केजरीवाल इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं? 3 साल की देरी किस वजह से हुई? देखिए, ये लापरवाही नहीं है, ये चोरी कहा जा सकता है जी। मतलब केजरीवाल अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कई आधार पैदा करके रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति इन्हीं मुद्दों के आधार पर दिल्ली की सरकार में आया, जी। केजरीवाल के आंदोलन का आधार क्या था? लोकपाल विधेयक लाना, लोकायुक्त राज्यों में बहाल करना, आरटीआई को और बेहतर और मजबूत बनाना, जिससे लोगों को अधिकार मिल सके, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बन सके। ये करप्शन को मिटाने के लिए ये सब बड़े बड़े हथियार बताए जाते थे, और यहीं से आंदोलन चला था अरविंद केजरीवाल का। अन्ना हजारे इसके सहयोगी थे। लेकिन अब देखिए, अभी एक मामला सामने आया, दिल्ली के जो सीआईसी हैं मावरकर साहब, उन्होंने एक मामला उठाया कि आरटीआई को जितना दिल्ली में दबाया जा रहा है उतना कहीं नहीं दबाया जा रहा है। उनके पास एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, कंप्लेन पर कंप्लेन आ रहा है कि या तो अधिकारी उसकी सूचना नहीं देते हैं, या फिर दूसरे स्तर पर क्या किया जाता है कि सूचनाओं को दबाने के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल पर टरकाया जाता है। यानी कि दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े कारनामे करतूत कर रही है, घोटाले कर रही है, उसकी सूचना आरटीआई से मिलनी चाहिए थी, वो आरटीआई को दबा दिया जा रहा है। मावरकर साहब का कई ऐसे, उन्होंने बताया है कि 13 से 15 मामले तो उनके पास ऐसे हैं जो 3-3 साल से बार बार सूचना मांगने की कोशिश लोग कर रहे हैं और उनको सूचना नहीं दी जा रही है। अब लोकायुक्त का मामला आ गया, ये रिपोर्ट ही नहीं सौंपते हैं। 2017-18 की रिपोर्ट, 19 की रिपोर्ट अभी सौंपने जा रहे हैं। लोकायुक्त एक बड़ा मामला था, और लोकायुक्त के मुद्दे पर ही पिछले समय में जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो अन्ना हजारे ने दोबारा से केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन के लिए कहा था। लोकायुक्त को बनाने में भी बहुत डिले किया गया दिल्ली सरकार में, सालों तक ये अटकाए रखे कि लोकायुक्त को नियुक्ति ही नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट दबाया गया। यानी कि जो जनहित के मामले हैं, जिसके मामले में कंप्लेन सरकार के खिलाफ की जाती है, जिसकी जांच की जाती है, और उसकी रिपोर्ट को सामने लाने का मतलब है कि केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये केजरीवाल की सरकार हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, वो कि सरकार के संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग करके, यानी दुरुपयोग करके, लोगों को, कुछ लोग जो टारगेटेड लोग हैं, जिससे लगता है कि इन लोगों को फ्री में रेवड़ियां देंगे, उसके बाद ये वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही झूठे वादे करके, फर्जीवाड़ा करके, गलत बयानी करके और बड़े बड़े दावे करके सरकार बनाने की कोशिश करता है। जबकि दूसरे स्तर पर एक एक मामला सामने आ रहा है कि किस तरीके से हर स्तर पर इसके घोटाले के राज इसलिए दबे हुए हैं क्योंकि ये सूचना ही बाहर नहीं आने देता। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।